हेलो गाइस, स्वागत है आपका विलेज वाली टीचर यूट्यूब चैनल पर। तो हाय, मैं हूं किरण शर्मा। हम पढ़ रहे थे इमोशंस पढ़ रहे थे। हमने इमोशन के बारे में बेसिक कंसेप्ट जान लिया था कि इमोशन क्या होते हैं। इमोवियर लैटिन भाषा के शब्द इमोवियर से बना है और एक ऐसी मानसिक दशा है जो मनुष्य के शारीरिक, मानसिक और व्यवहार में चेंज लाती है, वो होती है इमोशन। और सबसे पहले क्या है, जो इमोशन पर काम करने वाले थे मैकडूगल थे और इन्होंने 2 बुक लिखी थी। इसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी इनकी काफ़ी फेमस बुक रही है जो मैकडूगल ने लिखी है। और मैकडूगल ने बंदरों पर अध्ययन किया था। ये चीज़ें हम कल की वीडियो में जान चुके हैं। तो चलिए हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं। सबसे पहले क्या है इमोशन, और हम मूल परिवर्तियाँ पढ़ने से पहले एक ये इम्पोर्टेंट सिद्धांत और रह गया था हमारा जो अभिप्रेरणा का है। तो साथ की साथ क्या पता यहाँ से भी चीज़ें पूछ ली जाती है आजकल, क्योंकि सीटेट का भरोसा नहीं है कि डीप में क्वेश्चन पूछता है, तो हम क्यों ही 1-2 मिनट की चीज़ स्किप करके चले। तो चलिए, हमने जान लिए थे अभिप्रेरणा के मोटिवेशन के सिद्धांत, हमने 2-3 पढ़ लिए थे जो इम्पोर्टेंट लगे। एक चीज़ और थी जो मेरे नोट्स में मेंशन थी, तो मेरे सामने ये चीज़ आई तो मैं क्यों छुड़वाऊँ, तो इसलिए मैं करवा रही हूँ। एक हमने डेविड मैकक्लेलैंड के बारे में पढ़ा था जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे हैं और एटकिंसन के साथ मिलकर इन्होंने कार्य किया है। तो इनकी जो फेमस है, इन्होंने एक लाइन लिखी, क्या कहा कि जो प्रत्येक मनुष्य है, इन्होंने उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया था। ये मैं करवा चुकी हूँ लेकिन एक बार फिर से बता रही हूँ। जो डेविड मैकक्लेलैंड है, इनका क्या कहना है कि प्रत्येक मनुष्य अपनी वास्तविक परिस्थिति से खुश नहीं रहता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये। क्यों, कोई भी क्या है, और ये रियलिटी है। रियल में क्या है, हमारी जैसी कंडीशन है ना, हम उसमें सेटिस्फाई नहीं होते, इसलिए तो हमें अभिप्रेरणा की ज़रूरत पड़ती है। नहीं तो हमें मोटिवेशन क्यों चाहिए। जैसी भी कंडीशन है, अमीर गरीब, पैसा कम ज़्यादा, जहाँ हम फ्लैट में रह रहे हैं या सामान्य परिवार से बिलोंग करते हैं, हम खुश नहीं हैं। ठीक है, चाहे जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा है, फ्लैट्स है, उसे भी और चाहिए, वो अपनी प्रेजेंट कंडीशन से खुश नहीं है। ठीक है, चाहे वो गरीब है, उसको भी हर चीज़ चाहिए। तो क्या है, प्रत्येक मनुष्य अपनी वास्तविक परिस्थिति से खुश नहीं है, उस उपलब्धि की ओर जाना चाहता है। यानी क्या कहना है इनका, मैकक्लेलैंड का काफ़ी अच्छा थॉट दिया इन्होंने कि क्या है, हम जो प्रेजेंट में है उस चीज़ से अगर सेटिस्फाई हो जाते हैं तो हमें मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं होती। लेकिन हमारे साथ चक्कर क्या पड़ता है कि आज हम जैसे है ना, हम खुश नहीं है, हमें और चाहिए। हम भागते जा रहे हैं, कौन सी डायरेक्शन में भागते जा रहे हैं, हमें और चाहिए। एक गाड़ी है तो 4 और चाहिए, क्योंकि फैमिली में 4 और मेंबर है। तो ये कहना है इनका मैकक्लेलैंड का। अगर हम रियल में अपनी जो रियल कंडीशन से खुश हो जाते हैं ना, तो वहाँ मोटिवेशन की हमें ज़रूरत महसूस नहीं होती। ठीक है, और ये सभी के साथ होता है, ये नहीं कि मिडिल फैमिली से उसके साथ होगा या पुअर फैमिली से है। सभी, चाहे वो रिच से रिच पर्सन क्यों ना हो, अपनी प्रेजेंट कंडीशन से खुश नहीं रहते। तो दूसरा सिद्धांत है चिंता ह्रास सिद्धांत। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रीट में काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, इसके 2 क्वेश्चन आए हैं पिछली बार। तो ये क्या है, मालूमो आजकल क्या होता है कि जो अदर टेस्ट वाले जो क्वेश्चन पेपर है उनसे भी क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं, डायरेक्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो चिंता ह्रास सिद्धांत है उनको देने वाले मालमो थे, और मालमो ने ये कहा कि ऐसा डायग्राम बनाया कि चिंता के बारे में, हम चिंता करते हैं तो इसका हमारे काम पर, हमारे वर्क पर क्या असर पड़ता है, ये बात बताई मालमो ने। इस एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। जैसे अगर हमें कोई भी काम करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सीटेट को हमें क्रैक करना है, सीटेट का ही एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं यहाँ। जैसे हमें कोई काम करना है, सीटेट को क्रैक करना है, तो उस चीज़ की हमें चिंता नहीं है, मतलब कम है चिंता। तो क्या कहते हैं मालूम, अगर किसी भी काम के लिए अगर हमें चिंता नहीं है तो हम सीटेट क्रैक नहीं कर पाएंगे, यानी काम नहीं होगा, जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं होगा, बिना पढ़े। ठीक है, अगर किसी काम को करने की हमें चिंता ही महसूस नहीं हो रही कि नहीं आज नहीं कल पढ़ लेंगे, आज नहीं कल पढ़ लेंगे, चिंता ही नहीं है अगर एस्पिरेंट को, तो क्या सीटेट पास होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अब आते हैं ज़्यादा की तरफ। अगर वैसे ही अगर हमें टेंशन रहती है ज़्यादा, अरे अब की बार तो सीटेट क्रैक करना ही करना, ये भी पढ़ना वो भी पढ़ना, ढेर सारी किताबें उठा ली। लेकिन क्या है, अगर ज़्यादा चिंता का स्तर हम पे हावी होता है तो वहाँ भी चांसेस क्या है कि हमारा काम है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। यहाँ भी काम
काम नहीं होगा, अगर कम चिंता है तो वहाँ भी काम नहीं होगा। अगर ज़्यादा कर ली, किसी भी चीज़ की हमने चिंता ज़्यादा कर ली तो क्या है, चिंता में हम विचलित हो जाते हैं, कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते, वहाँ जो दृढ़ निश्चय है ना वो हमारा नहीं बन पाता, कि सारा दिन डिप्रेशन में रहते हैं, ये पढ़ना वो पढ़ना, ये करना, और रियल में क्या आउटपुट निकल के आते हैं, हम कुछ भी नहीं पढ़ पाते। ठीक है, कई बार मेरे साथ भी होता है कि आज इतने मिनट की वीडियो बनानी है, लेकिन कई बार क्या है, अगर टेंशन मेरे को ज़्यादा हो जाती है तो वो जो चीज़ें 20 मिनट की वीडियो बनानी थी वो 10 मिनट पे आ जाती है। तो क्या होता है, रुक गया ना काम, 20 मिनट की बनानी थी 10 मिनट की, यानी जो जैसा मैं चाहती थी ज़्यादा टेंशन हो गई, इसकी वजह से काम नहीं हुआ। अब ये मालमो महोदय क्या कहते हैं कि मध्यम चिंता करनी चाहिए, हमें मीडियम लेवल की चिंता करनी चाहिए, जिससे हमारा काम आसानी से बन जाए। बिल्कुल ये एक बीच की कड़ी होती है। ठीक है, यहाँ अगर इस आउटलाइन पे हैं हम, मध्यम चिंता में कार्य सर्वाधिक हो रहा है, यानी ना तो हम ये नहीं कि किसी भी काम को लेके केयरफुल है ही नहीं, बिल्कुल केयरलेस बने बैठे हैं, डिनाइल मोड में है, कुछ एक्शन ही नहीं ले रहे, और एक ये भी ना हो कि सारा दिन उसी चीज़ की टेंशन है, अदर एक्टिविटी है, जो अदर हमारी दैनिक दिनचर्या उस पर हमारा ध्यान ही नहीं है। तो इन दोनों चीज़ों को स्किप करके क्या है, मध्यम चिंता अगर हमें रहेगी, वहाँ हमारा काम बनने की जो पॉसिबिलिटी है वो 100% होगी। इनका कहना है कि जैसे जैसे चिंता बढ़ती है वैसे वैसे कार्य करने की स्थिति कम हो जाती है, यानी क्या है, चिंता हमें ज़्यादा हुई है तो वो काम करने की जो कंडीशन है वो कम हो जाती है धीरे धीरे, इतनी चिंता हम बढ़ा लेते हैं। लेकिन मालूम क्या कहते हैं कि मध्यम रखनी चाहिए, ना तो हम डिनाइल मोड में चले जाए कि बस कोई बात नहीं आज कर लेंगे कल कर लेंगे, डालते जा रहे हैं, और ना इतना ही डिटर्मिनेशन करना चाहिए हमें, दृढ़ निश्चय भाई नहीं आज तो मेरे को पूरी बुक पढ़नी है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि नहीं आज के दिन तो मेरे को इतनी टेंशन हो गई, पेपर नज़दीक है और ये इतनी मोटी बुक मुझे आज की आज ही पढ़नी है, तो ज़्यादा टेंशन ले ली, इतनी बुक जो मोटी थी वो एक दिन में पढ़नी थी, उसके हम 2-3 पेज भी नहीं पढ़ पाते अगर ज़्यादा टेंशन में चले जाते हैं। तो यहाँ क्या है, चिंता का बल है वो काम करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है ये, काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इनके। ठीक है, और दोबारा से रिपीट करेंगे हम, मैकक्लेलैंड के बारे में बता दी कि हम अपनी जो रियल कंडीशन है उसमें खुश नहीं है, हम और ज़्यादा चाहते हैं, ये बात रही उनकी। और चिंता जो ह्रास सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, ये मालमो ने दिया था, और मालमो ने बड़े अच्छे से क्लियरिफाई किया कि चिंता कम होगी या ज़्यादा होगी, दोनों ही कंडीशन में हमारा काम पूरा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। मीडियम की है कि हाँ काम करना है, एक प्रॉपर डिटर्मिनेशन के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ करेंगे तो वहाँ हमारा काम बन जाएगा जो हम चाहते हैं। ज़्यादा भी चिंता नहीं करनी और कम भी नहीं करनी, मीडियम की है। ठीक है, डिनाइल मोड में भी नहीं है और ज़्यादा भी टेंशन नहीं ले रहे। तो जैसे जैसे चिंता बढ़ती है वैसे वैसे कार्य करने की स्थिति कम होती जाती है, ये कहना है मालमो का। तो ये सिद्धांत अभिप्रेरणा का सिद्धांत था। तो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे क्या, कुर्ट लेविन का मैंने बताया था, इन्होंने जो क्या है अभिप्रेरणा को वेक्टर के रूप में माना है। ठीक है, तो कुर्ट लेविन क्या बताते हैं कि 2 तरह के जो वेक्टर है वो काम करते हैं, एक होता है आकर्षण, दूसरा होता है विकर्षण। यानी किसी भी हमारे काम को वेक्टर के रूप में देखा इन्होंने, कुर्ट लेविन ने। ठीक है, ये क्या कहते हैं, जो आकर्षण है ना वो हमें लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर करता है, यानी जैसे ही हमें अट्रैक्शन मिला हम उस काम को करने के लिए आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन जैसे ही हमें डिस्ट्रैक्शन मिला, ठीक है, विकर्षण मिला, लक्ष्य की प्राप्ति से दूर धक्का दे देगा वो हमें कि नहीं ये काम तो हमें करना ही नहीं है। तो कुर्ट लेविन ने अभिप्रेरणा को वेक्टर के रूप में देखा, 2 तरह के वेक्टर बताए, आकर्षण विकर्षण। आकर्षण हमें एम तक पहुंचाने में मदद करती है और जो विकर्षण है वो हमें एम से दूर ले जाता है, यानी धक्का देता है। ये थे अभिप्रेरणा के कुछ सिद्धांत। तो चलिए हम अब समझते हैं, मैकडूगल ने 14 प्रकार के इमोशंस बताए, और इमोशंस के पहले इमोशन आएंगे और बाद में जो मूल प्रवृत्ति है, लाइफ इंस्टेंट है, वो जागृत होगी। तो चलिए कौन से इमोशन के साथ कौन सी मूल प्रवृत्ति जुड़ेगी यहाँ हम पढ़ते हैं।
और कल मैंने बताया था जो मैकडूगल है, मैकडूगल फियर को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना है। बिल्कुल फियर होता ही है। अगर हमें डर ना हो कि हम सीटेट में पास नहीं होंगे, सीटेट में क्रैक नहीं कर पाएंगे, तो क्या हम पढ़ेंगे? कभी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो हर चीज़ का फियर होना ज़रूरी है। फियर कंपटीशन के रूम में कि अगर आज मैं नहीं पढ़ा, आज वाली मैंने वीडियो नहीं देखी, तो जो बाकी बच्चे जुड़े हैं वो देख लेंगे, वो मेरे से आगे चले जाएंगे। तो हर चीज़ ज़रूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इमोशन है मैकडूगल मानते हैं और होता भी है और फियर है। ठीक है, जहां फियर इमोशन होगा वहां क्या होगा? पलायन। कौन सी मूल प्रवृत्ति जागेगी भाई? पलायन होगा। ठीक है, हम किसी भी चीज को छोड़ के भाग जाना चाहेंगे, स्केप करना चाहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल शेर को देखा, शेर को देखते ही हमें पता है शेर खा जाएगा, हमारा शिकार कर लेगा, तो डर उत्पन्न नहीं होगा, तो क्या हम भागेंगे? शेर शिकार कर लेगा। तो जैसे ही शेर को देखा हमारे मन के अंदर फियर जागृत हुआ और डर के मारे हम इतनी तेजी से भागे कि शेर की पकड़ से बाहर हो गए। वैसे ही सांप को देखकर भाग जाना, पलायन करना। यहाँ सबसे ज़्यादा क्या है? हम किसी भी कंडीशन को देखकर भाग जाते हैं, पलायन कर जाते हैं, स्केप कर देते हैं या उस कंडीशन को छोड़ देते हैं। नंबर 2 की बात करूँ, दूसरा इमोशन है एंगर। जो भय, क्रोध है, ये प्राणियों में भी पाया जाता है, एनिमल्स में भी। बिल्ली में भी मैकडूगल ने बताया बिल्ली है, बिल्ली सबसे आक्रामक होती है हमला करने के मामले में। ठीक है, और बंदर का भी स्वभाव है, वो आक्रामक होता है। तो दूसरा क्या है? इमोशन है क्रोध। क्रोध में क्या है? युयुत्सा की भावना होती है, यानी युद्ध प्रवृत्ति। कॉम्पैक्ट पग्नेसिटी कह सकते हैं हम इसे। क्या बोलेंगे? कॉम्पैक्ट पग्नासिटी बोलेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा? जैसे ही हमें क्रोध आएगा तो हम क्या है, किसी से भी लड़ने के लिए रेडी रहेंगे कि आजा, आ तो देख ही लेंगे तेरे को, सामने आजा, इतना गुस्सा। लेकिन जैसे ही शांत हुआ हमारा गुस्सा, जैसे ही हमारा इमोशन क्रोध वाला शांत हुआ कि फिर हम बोलेंगे सॉरी, क्या वो फिर माफ़ कर देगा? तो इमोशंस को कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी होता है। चाहे हम किसी भी फील्ड में हैं, चाहे एज ए टीचर है या कुछ भी है, बच्चे को भी इमोशंस कंट्रोल करने सिखाने चाहिए कि किस टाइम पे कौन से इमोशंस बाहर निकालने चाहिए और कब उनको कंट्रोल कर लेना चाहिए। और क्रोध को तो जितना हम कंट्रोल कर सकते हैं मैनेज करके ही रखना चाहिए, क्योंकि एंगर जो है, जो एंगर इमोशन है, वो बहुत सारी चीज़ें क्या है, रिलेशनशिप के लिए भी, हर चीज़ के लिए भी खतरा ही है। ठीक है, क्रोध में हम कुछ भी बोल जाते हैं और फिर क्या है, वो युद्ध प्रवृत्ति का रूप धारण कर लेता है। जैसे महाभारत में पढ़ते हैं हम दुर्योधन का। ठीक है, द्रौपदी ने बोला था अंधे का पुत्र अंधा। ठीक है, तो क्रोध में उसने क्या किया? लास्ट में महाभारत का रूप धारण कर लिया उन 2 लाइनों ने। ठीक है, तो इसी तरह बोला जाता है कि जब हम क्रोध में हो तो काउंटिंग कर लेनी चाहिए। इसके पीछे कोई साइकोलॉजिकल फैक्ट नहीं है, लेकिन क्या है, जैसे ही हमें एंगर आए तो हम काउंटिंग बोलेंगे ना, तो हमारी जो मानसिक दशा है वो दूसरे डायरेक्शन में चली जाएगी और जो हमारा क्रोध, जो इमोशन हम पे हावी हुआ था, वो नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, ये उत्तेजित करते हैं इमोशन, ये बात थी। ठीक है, तो कॉम्पैक्ट पग्नासिटी बोलते हैं इसे। कई बार ये है लिखा आ जाता है युयुत्सा। युयुत्सा का मतलब है युद्ध करने की प्रवृत्ति, ध्यान रखना, और खासकर इंग्लिश वाला शब्द ध्यान रखना, कॉम्पैक्ट पग्नासिटी। ठीक है, फिर आगे आती है भूख या तृप्ति। जैसे ही हमें भूख लगती है, भूख को भी इमोशन में शामिल किया गया है, गैस्ट्रो हंगर। तो क्या करेंगे हम? भोजन की डिस्कवरी में जाएंगे या नहीं जाएंगे? तो मूल प्रवृत्ति क्या काम करेगी वहाँ? मूल प्रवृत्ति कौन सी जागृत होगी? हम भोजन को खोजना शुरू कर देंगे, भोजना अन्वेषण होगा। फिर क्या है? घृणा। घृणा, डिस्गस्ट। यहाँ क्या है, हर किसी को किसी से घृणा या ईर्ष्या होती ही होती है। जैसे लेडीज में ये जो है इमोशन ज़्यादा देखने को मिलता है, कौन सा? घृणा या डिस्गस्ट। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे कोई भी वो सामने वाला इंसान है, हम जेलस फील कर रहे हैं ना, उसको वो हमें अच्छा नहीं लगेगा, अरे ये कहाँ से आ गया। ठीक है, तो ऐसा इमोशंस सब में पाया जाता है, खासकर महिलाओं में, और जेंट्स का भी हो सकता है, होता सभी में है, लेकिन जो ज़्यादातर हाइपर होता है लेडीज़ में देखने को मिलता है। एक दूसरे को देखकर जेलस फील करना। जैसे एक वो कहावत है ना, लेडीज़ ही लेडीज़ की दुश्मन होती है। तो जैसे ही दूसरी महिला दिखी उसे अप्रिय लगेगी, विकर्षण होगा, यानी वो उसको दूर धक्का देना चाहेगी या निवर्ती वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगी उसको। ठीक है, ये मैंने एक एग्जाम्पल से बताया, आप सीरियस मत हो जाना, क्योंकि ये समाज में
प्रचलित जो रूढ़िवादिताएं हैं, परंपराएं हैं, उसके हिसाब से मैंने एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, हर किसी में 14 के 14 इमोशंस पाए जाते हैं और टाइम टू टाइम वो बाहर निकल कर आते हैं, और ये बेस होती है कंडीशन पर कि कौन सी कंडीशन है और कौन सा इमोशन बाहर निकल के आया है। ज़रूरी नहीं है कि हर कंडीशन में 14 के 14 इमोशंस हावी हो, एक बार में एक ही इमोशन हावी होता है हमारे ऊपर। ठीक है, तो जो चौथे की बात करी मैंने, घृणा बताया, डिस्गस्ट बताया, इसे अप्रिय कोई भी चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती। ठीक है, वो वाली मूल प्रवृत्ति जागृत हो जाएगी, विकर्षण होगा। फिर क्या है, या कष्ट है हमें या दुख है, ठीक है, होता है, कष्ट होगा, दुख होगा, कोई चोट लगी, तो ऐसा इमोशन जागृत हुआ तो कौन सी मूल प्रवृत्ति निकल कर आएगी, संवेदना या दया की प्रवृत्ति। ठीक है, संवेदना होगी यानी सेंसेशन होगी, या दया की प्रवृत्ति जागृत हो जाएगी। और फिर नंबर 6 की बात करें, आश्चर्य, आश्चर्य, वंडरफुल, कोई भी चीज़ को देख के अरे वंडरफुल महसूस करना, ये वेरी ब्यूटीफुल है। ठीक है, तो ऐसा इमोशंस अगर हमारे अंदर आता है तो उस चीज़ को हम देखना चाहेंगे, जिज्ञासा उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, क्यूरियोसिटी आ जाएगी हमारे अंदर, जो मूल प्रवृत्ति होती है जिज्ञासा। ठीक है, नंबर 7 की बात करें, आत्महीनता। अगर आत्महीनता क्या है, अपने आप को तुच्छ समझने लगते हैं हम, एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करके, ये देखो ये आपसे मेरे से बेस्ट है, उसके पास गाड़ी है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तो ऐसा हम सोच सोच के क्या है, हीन भावना का शिकार हो जाते हैं। और हीन भावना का शिकार जैसे ही इमोशन हमारे अंदर आया, ठीक है, जागृत हुआ, तो यहाँ हमें हीन भावना या खुद के प्रति ही दीनता आने लगती है कि अरे मैं क्या हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, अपने आप को ही क्या है, हम दीनहीन गरीब टाइप का समझने लगते हैं। ठीक है, हीन भावना या दीनता का शिकार हो जाते हैं। नंबर 8 की बात करें, आत्म अभिमान, यहाँ ईगो आएगी। ठीक है, आत्महीनता में खुद को क्या है, फेलियर महसूस करने लगते हैं, अरे ये क्या, मेरे से तो सीटेट का भी पेपर पास नहीं होता, खुद को दीनहीन नहीं समझना। ठीक है, स्ट्रगल करते रहिए। आत्म अभिमान क्या है, यहाँ ईगो आ जाता है, और कौन सी मूल प्रवृत्ति जागृत होगी, आत्म गौरव या आत्म प्रदर्शन। जैसे ही हमारे अंदर ईगो वाला इमोशन हावी हुआ, हम अपने आप को बेस्ट दिखाना चाहेंगे कि मेरे से ऊपर कोई नहीं है, हम इतना आत्म प्रदर्शन करेंगे, तो कौन सी मूल प्रवृत्ति जागृत होगी, यहाँ कौन सी होगी, एक मिनट कहाँ गया, तो आत्म गौरव या आत्म प्रदर्शन होगा। फिर ठीक है, जैसे ही काम है, बायोलॉजिकल फैक्टर है, ये सबको पता है, लस्ट जैसे ही जागृत होगा एक जेंडर का दूसरे जेंडर के प्रति, उसमें क्या होगा, कौन सी मूल प्रवृत्ति जागृत होगी, भोग की। ठीक है, याद रखेंगे, इसे डिटेल में समझाने की ज़रूरत नहीं है, सभी मैच्योर है, समझ रहे होंगे। फिर क्या है, एकाकीपन। एकाकीपन जैसे कभी किसी टाइम में आएगा ही आएगा, हमें ऐसी कंडीशन होती है कि अब हमें कोई नहीं चाहिए, हम इतना डिप्रेस्ड हो जाते हैं, तो वहाँ अगर एकाकीपन आ जाता है, एकाकीपन आएगा, हम अकेले अपने आप को महसूस करेंगे, तो कौन सी मूल प्रवृत्ति वहाँ काम करेगी, यहाँ उल्टा है। ठीक है, सामूहिकता चाहिए हमें, हम फ्रेंड सर्कल में रहना चाहते हैं, ग्रुप में रहना चाहते हैं, जहाँ हमें सब सुने, हमारे जो इमोशंस है वो बाहर आए। समझ में आई बात। ठीक है, एकाकीपन जैसे ही इमोशन हावी हुआ, सामूहिकता चाहेंगे हम, रचना विभूति होगी। ठीक है, रचना विभूति इमोशन होता है एक, जैसे ही हो गए हम क्रिएटिव बन जाएंगे, मूल प्रवृत्ति कौन सी बाहर निकल कर आएगी, क्रिएटिविटी की। ठीक है, हम कुछ रचना करना चाहेंगे, नया बनाना चाहेंगे, मूर्तियाँ बना दी, ठीक है, पेंटिंग बना दी, अलग अलग कुछ भी हो सकता है, जैसे ही ये इमोशन बाहर आया। फिर क्या है, मातृत्व। मातृत्व भी एक इमोशन है। मातृत्व इमोशन में क्या होता है, वो जो कौन सी मूल प्रवृत्ति बाहर निकल कर आएगी, पुत्र कामना या पुत्र मोह होता है। ये सेम जेंडर क्या है, जो अपोजिट सेक्स है वो दूसरे सेक्स के प्रति क्या है, अट्रैक्टिव होता है। इसलिए क्या है, जो माता है वो माता हमेशा पुत्र से प्यार करना चाहेगी, जैसे फ्रॉयड कहते हैं। ठीक है, और पिता हमेशा अपनी पुत्री से प्यार करेगा, वो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से जुड़ता है। ठीक है, तो क्या है, यहाँ अगर मातृत्व है, ममतामयी इमोशन जागृत हो गया, तो वो पुत्र कामना होगी और पुत्र स्नेह होगा। आमोद इमोशन जागा तो हम हंसना चाहेंगे। ठीक है, ये हास्य प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्ति यहाँ जुड़ जाएगी। फिर क्या है, अधिकार भावना या स्वतव, यानी अधिकार भावना का इमोशन जैसे ही जागृत होता है तो हमें लगता है बस सारी चीज़ें मेरी है, हम किसी को नहीं देना चाहते, सारी चीज़ें मेरी, पैसा मेरा,
घर मेरा, गाड़ी मेरी, तू क्या चाहिए, ये इमोशन लड़ाइयाँ भी बहुत करवाता है। ठीक है, हम सारी चीज़ों को अपना मान बैठते हैं और उसको मान के कौन सी मूल प्रवृत्ति जागृत होगी, संग्रहण यानी संचय प्रारंभ कर देते हैं हम, एक्विजिशन। ठीक है, ढेर लगाना शुरू कर देते हैं, संग्रहण करेंगे, ये भी मेरा वो भी मेरा, सारी चीज़ें मेरी मेरी मेरी, तो ढेर लगाते जाएंगे। और ये क्या है, जो झगड़ा, ये झगड़े का फसाद का जड़ है ये वाला अधिकार भावना। जैसे ही होगा वो सारी चीज़ों को अपना मानने लगेगा। ठीक है, अपना मानता है, अधिकार भावना में स्वतः होता है, संग्रहण करना शुरू कर देगा, संचय प्रारंभ हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा संवेग। जैसे ही संवेग इमोशन हमारे ऊपर हावी होते हैं तो उनके पीछे कोई ना कोई मूल प्रवृत्ति अवश्य काम करती है और वो मूल प्रवृत्ति के हिसाब से ही हम वैसे ही एक्शन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो मैकडूगल ने 14 प्रकार के संवेग बताए, भय, क्रोध, भूख, घृणा, कष्ट, आश्चर्य, आत्महीनता, आत्म अभिमान, काम, एकाकीपन, रचनाभूति, मातृत्व, आमोद, अधिकार भावना। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, ठीक है, या तो सीधा दे देंगे कि बताइए कौन सा इमोशन का प्रकार नहीं है, कौन सा इमोशन नहीं है, ऐसी चीज़ें घुमा के पूछ लेंगे, या ऐसे दे देंगे कि बताइए वैसे कौन सी मूल प्रवृत्ति जुड़ती है। तो जैसे ही डर पैदा हुआ पलायन करेंगे, ये चीज़ें मैंने बता दी है, तो थोड़ा सा ये फैक्चुअल है, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, हर एक संवेग के पीछे एक एक मूल प्रवृत्ति है, ज़्यादा कठिन नहीं है, 2-3 बार रीड करेंगे हम, हो जाएगा, ऐसा कुछ खास है भी नहीं। ठीक है, हमें सब में पता है, सब में 14 के 14 जागृत होते हैं। लाइव एग्जाम्पल, ठीक है, डरते भी हमें, क्रोध भी आता है, भूख लगती है। ठीक है, प्यास नहीं है यहाँ, प्यास कोई इमोशन नहीं होता, लेकिन भूख एक इमोशन होता है, याद रखना। और भूख को तृप्ति भी लिखा आ सकता है कभी कभी। ठीक है, गैस्ट्रो हंगर भी होता है, और मुझे नहीं लगता इतना डिटेल में जाएगा वो, लेकिन फिर भी ये फैक्ट है, आपको याद रखने पड़ेंगे। 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आसानी से याद हो जाएगी। चिंता ह्रास सिद्धांत के बारे में भी याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। और जो डेविड मैकक्लेलैंड ने बोला, ये लाइनें भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो याद रख लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, 2-3 बार पढ़ोगे हो जाएगा, ऐसी कुछ खास चीज़ें है नहीं, हमने भी तैयारी की थी ऐसे ही। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिलते हैं कल की। तो चलिए हम रॉबर्ट गेने का सिद्धांत शुरू करते हैं। अधिगम के बारे में तो सबको पता होगा, अधिगम होता क्या है ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, चलो बता ही देती हूँ। अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, यानी व्यवहार में चेंज। ठीक है, व्यवहार में परिमार्जन या व्यवहार में चेंज, 2 ही लाइनों की अधिगम की डेफिनेशन है। और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट में, तो ज़्यादा पढ़ने की बजाय स्मार्ट स्टडी करेंगे हम यहाँ। ठीक है, अधिगम क्या होता है, व्यवहार में चेंज या व्यवहार में परिमार्जन ही, ठीक है, अधिगम है। यानी हमने सीख लिया है कि कौन सी कंडीशन में किस तरह का व्यवहार किया जाता है, यही अधिगम है। तो ठीक है, जानते हैं अधिगम के कितने प्रकार होते हैं, या फील्ड भी बोल सकते हैं हम। और सबसे ज़्यादा जो फेमस काम किया लर्निंग में, ठीक है, जहाँ से सीटेट में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ है रॉबर्ट गेने। तो चलिए बाल की खाल निकालते हैं, टू द पॉइंट बात करेंगे, किताबी भाषा से हटकर सिंपल आसान लैंग्वेज भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ताकि क्लासरूम में ही आपको याद हो जाए, नोट्स बनाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि अब नोट्स बनाने का समय हमारे पास नहीं रहा है। ठीक है, तो लर्निंग के कौन से प्रकार है, कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक। ठीक है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, कॉग्निटिव। ठीक है, कॉग्निटिव किससे जुड़ेगा, ज्ञानात्मक किससे जुड़ेगा, मानसिक क्रियाएं, यानी जो मानसिक हम मेंटल से सीख के, ठीक है, मेंटली जो क्रियाएं करते हैं वो होता है ज्ञानात्मक। यानी हम क्या है, हम अधिगम क्या है, मेंटली रूप से भी अधिगम करते हैं। नंबर दूसरा क्या है, भावात्मक। भावात्मक क्या है, यानी जितने अभी हमने इमोशंस के जो टाइप पढ़े, तो 14 प्रकार के इमोशन भी हमें सिखाते हैं, हर चीज़ सिखाते हैं। ठीक है, भावनाएं कार्य होगी, यहाँ सुख दुख का प्रदर्शन करना, यानी सारे के सारे जो इमोशंस है, 14 के 14 इमोशन हमारी लर्निंग करने में सहायता करते हैं। नंबर 3 आ गया क्रियात्मक। ठीक है, क्रियात्मक, गामक या मोटर स्किल्स भी बोला जाता है इसे। इसमें क्या है, हम अपनी शारीरिक गतिविधियाँ, फिजिकल एक्टिविटीज़ के माध्यम से भी क्या है, लर्निंग करते हैं। 3 फील्ड होते हैं, ज्ञान, दिमाग से लर्निंग करते हैं, मानसिक क्रियाओं से जुड़ता है, ज्ञान लेंगे। ठीक है, वो भी एक तरह की लर्निंग ही है। और भावनाएं हैं, इमोशन से भी लर्निंग करते हैं। और तीसरा क्या है, क्रियात्मक, यानी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हो गई,
चलना, दौड़ना, भागना, ठीक है, ये भी लर्निंग है। जैसे शुरुआत में बच्चा पैदा होता है तो वो क्या है, शुरुआत में ही वो चल के भागना दौड़ना नहीं सीखता। शुरुआत में धीरे धीरे बच्चा क्या है, खड़ा होगा, तो शुरुआत की बात कर रहे थे। शुरुआत में जैसे ही शिशु पैदा होता है, पैदा होने के बाद जैसे जैसे उसकी मसल थोड़ी सी मैच्योर होती जाती है, वो घुटनों के बल रेंग कर चलना सीखता है। फिर धीरे धीरे क्या है, कदम से कदम, एक कदम चलना सीखता है, फिर दौड़ना प्रारंभ कर देता है। इसी तरह हम तीनों माध्यम से हम फिजिकल एक्टिविटीज से भी सीख सकते हैं। तो ये रहे 3 प्रकार के क्षेत्र पूछ लिए जाते हैं कि अधिगम के कितने प्रकार के फील्ड होते हैं। ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक 3 तरह के फील्ड होते हैं जहां हम अधिगम करते हैं, अधिगम सीखते हैं, ठीक है। फिर क्या है, रॉबर्ट गेने हैं। रॉबर्ट गेने ने अधिगम के जो प्रकार बताए वो काफ़ी फेमस है, ठीक है। टाइप्स ऑफ लर्निंग बताए। इन्होंने एक बुक लिखी, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग, यानी अधिगम की परिस्थितियाँ। इस बुक में इन्होंने एक्सप्लेन किए 8 प्रकार के अधिगम बताए, जिन अधिगम के माध्यम से बच्चा क्या है, सीख सकता है। क्या है, अधिगम के 8 प्रकार प्रस्तुत किए रॉबर्ट गेने ने। और जो ये लर्निंग के जो अधिगम के जो प्रकार बताए इन्होंने, ये इनके जो अधिगम है ये नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं, सिंपल, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर चलेगा, जैसे मैस्लो का पदानुक्रमिक सिद्धांत चलता था। फिर क्या है, ये सरल से जटिल चलेंगे, यानी जो बेस पे यहाँ होते हैं ना, बेस पे ये सिंपल लर्निंग होती है, और जैसे जैसे हम यहाँ हाईएस्ट ऊंचाई तक आते हैं तो वो जो लर्निंग है वो कॉम्प्लेक्स होती चली जाती है। फिर क्या है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यानी सबसे पहले बड़ी चीज़ सीखेंगे और फिर बड़ी चीज़ को जानने के लिए उसके छोटे छोटे भाग सिखाए जाते हैं, यानी संश्लेषण से विश्लेषण की ओर बोल लीजिए, बड़े से छोटे की ओर बोल लीजिए, एक ही बात है। और प्रस्तुत किए, और इनका कहना है कि ये सीक्वेंस में चलते हैं, क्रमानुसार चलते हैं, यानी पहले को छोड़कर हम दूसरा या तीसरा छलांग नहीं लगा सकते। तो पहले हमें लर्निंग करने के लिए पदानुक्रमिक सिद्धांत भी बोला जाता है इसे, लर्निंग का, ठीक है। मैस्लो का जो था वो अभिप्रेरणा का पदानुक्रमिक सिद्धांत था, ये याद रखेंगे। और जो इनका रॉबर्ट गेने का है, ये लर्निंग का पदानुक्रमिक सिद्धांत है। पदानुक्रमिक का मतलब है पहली सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा, तीसरी सीढ़ी पे हम जंप नहीं कर सकते, छलांग नहीं लगा सकते। और ये क्या कहते हैं, जो बेस है ना, ये जो पदानुक्रमिक का जो बेस है, जो पहली सीढ़ी है ना, यहाँ क्या है, सीखना इजी होता है, वेरी सिंपल बताया इन्होंने कि जो बेस है ना, बेस पर जो लर्निंग करना आसान होता है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे, अधिगम और कठिन होता चला जाएगा। जैसे स्टैंडर्ड की बात करें, हम नर्सरी में बच्चे को आसान चीज़ें सिखाएंगे, फिर LKG में थोड़ा सा और लेवल बढ़ जाएगा, फिर UKG में और लेवल बढ़ जाएगा, फिर फर्स्ट में और लेवल बढ़ जाएगा। इस तरह हम +2 तक आते आते क्या है, वो जो लर्निंग है इतनी वास्ट हो जाती है, इतनी लेंथी हो जाती है, कॉम्प्लेक्स हो जाती है, ठीक है। कि क्या है, शुरुआत में बेस पर है तो वहाँ सीखना आसान होता है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते हैं सीखना हमारे लिए कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 8 के 8 अधिगम को लिखने के बाद डिटेल में सीखेंगे। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूछ लेगा वो कि अधिगम गेने के जो प्रकार है वो कैसे चलते हैं, नीचे से ऊपर, सरल से जटिल, स्थूल से सूक्ष्म, ऐसे करके भी पूछ लिए जाते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो चलिए 1 बाय 1 जो रॉबर्ट गेने हैं उन्होंने जो लर्निंग के टाइप दिए थे, प्रकार दिए थे, उनको 1 बाय 1 जानेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। तो सबसे पहले हमने बताया कि द कंडीशंस ऑफ लर्निंग जो बुक है इन्होंने लिखी, जो रॉबर्ट गेने ने लिखी, इन्होंने 8 प्रकार के अधिगम की चर्चा की है कि 8 प्रकार के अधिगम में स्टेप बाय स्टेप हमें चलना पड़ता है, एक स्टेप छोड़कर भी बच्चा अधिगम नहीं कर सकता, ये कहना है रॉबर्ट गेने का, ठीक है। इनका जो सिद्धांत है ये काफ़ी फेमस है, बहुत बार ये चीज़ें पूछी जाती है। तो एग्जाम्पलों के माध्यम से हम 8 के 8 प्रकार के लर्निंग को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला इनका क्या है, संकेत अधिगम। संकेत अधिगम बताया इन्होंने, सिग्नल लर्निंग बताया। जो संकेत अधिगम है ये कहते हैं गैगने, इसको कई बार गैगने भी लिखा आता है, गैगने या रॉबर्ट गेने, इंग्लिश का वर्जन देख लीजिएगा, ठीक है।
फिर क्या है संकेत अधिगम, क्या है संकेत अधिगम, लर्निंग, सिग्नल लर्निंग। ये किस पर बेस्ड है, पावलोव के सिद्धांत पर बेस्ड है, ठीक है। तो ये कहते हैं, जो रॉबर्ट गेने कहते हैं कि यहाँ जो ये बेस है ना, सबसे पहले यहाँ सीखना बड़ा इजी है। जैसे ये जो इन्होंने पहली जो लर्निंग दी थी ये पावलोव के सिद्धांत से जुड़ता है। जैसे कुत्ते के लिए, कुत्ते को पट्टे से बांध दिया गया और घंटी बजाई गई, यानी घंटी क्या था, एक संकेत के रूप में काम कर रहा था। घंटी बजी और जो साउंड क्रिएट की हुई और घंटी बजते ही क्या है, कुत्ते को भोजन मिला। तो कुत्ते को वहाँ एक सिंबल दिखा रहा था। जैसे ही कुत्ते को संकेत मिला, घंटी बजी, अब कुत्ते ने क्या मान लिया, धीरे धीरे वो क्या है उस पर अनुक्रिया करने लगा कि घंटी बजते ही मुझे खाना मिलेगा। तो संकेत से जोड़ा गया, घंटी संकेत थी। और जो इनका जो सिद्धांत है ये इसी तरह हम बच्चे को क्या है संकेत के माध्यम से सिखा सकते हैं। जैसे हम सिखाते हैं ऐसे अनार सिखाते हैं, ए बोलने के साथ साथ हमने क्या है संकेत दिखा दिया। संकेत जैसे हमने या तो अनार का चित्र दिखाया, ठीक है, या प्रैक्टिकली अनार ला के दिखा दिया बच्चे को, समझ में आया, अनार ला के दिखा दिया बच्चे को। तो उससे क्या है बच्चे को संकेत के माध्यम से हम यहाँ लर्निंग करवा सकते हैं। जैसे कैसे कबूतर हुआ, कबूतर की इमेज दिखा दी बच्चे को, फिर क्या है वो एक संकेत है। बोलने के साथ साथ भी हम इमेजों के माध्यम से बच्चे को संकेत दिखा रहे हैं और संकेतों के माध्यम से बच्चे को वर्णों या अक्षरों की पहचान करवा रहे हैं। तो ये रही नंबर 1 की बात। अब बढ़ेंगे आगे। जो दूसरा लर्निंग है, दूसरी जो लर्निंग है उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। दूसरा जो इनकी लर्निंग की जो स्टेप है ये व्यवहारवादी संप्रदाय से जुड़ती है। हालांकि पावलोव भी व्यवहारवादी थे, लेकिन इनका सिद्धांत क्या है, ये यांत्रिक अभिक्रियाओं से जुड़ता है, इसलिए संकेत अधिगम से जोड़ दिया गया। तो दूसरा जो स्टेप है इनका उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, ये क्या है व्यवहारवादी संप्रदाय से तो जुड़ता ही है, लेकिन थॉर्नडाइक और स्किनर के सिद्धांत से जुड़ता है। कैसे, उद्दीपन अनुक्रिया, यानी बच्चे को पहले स्टिमुलस दिखाया जाता है और फिर उस हिसाब से बच्चा क्या है अनुक्रिया करता है। पहले स्टिमुलस दिखाना पड़ेगा, समझ में आया, पहले स्टिमुलस दिखाएंगे बच्चे को और फिर क्या है बच्चा अनुक्रिया करेगा, ठीक है। जैसे चूहे को चूहे का क्या है, चूहे के जैसे ही वो पिंजरे में चक्कर काटता है तो उसका लीवर पर पैर पड़ता है। लीवर पर पैर पड़ते ही वो समझ गया कि वापिस से इस पर लीवर पर पैर नहीं रखना, क्यों, क्योंकि उससे उसको आघात पहुंचता था, करंट लगता था, कष्टदायी पीड़ा थी। यानी उद्दीपक दिखा के बच्चे से अनुक्रिया करवाई जाती है। ये व्यवहारवादी थॉर्नडाइक स्किनर के सिद्धांत से जुड़ता है। साफ साफ कभी नहीं पूछेगा, एग्जाम्पल देगा, ठीक है। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का कोई भी एग्जाम्पल दे देगा कि एक शिक्षिका है वो बच्चे को ऐसे पढ़ा रही है, ठीक है, तो बताओ इसमें रॉबर्ट गेने का कौन सा अधिगम यहाँ अप्लाई हो रहा है। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछने बंद कर दिए है सीटेट ने, ठीक है। तो संकेत अधिगम बताया मैंने, जैसे ऐसे अनार चित्र दिखा दिया बच्चे को, कैसे कबूतर का। उद्दीपक अनुक्रिया, ठीक है, पहले बच्चे को स्टिमुलस दिखाना पड़ता है, जैसे चूहे को सामने दिख रहा था भोजन है, समझ में आया, ठीक है। हर चीज़ क्या होती है, हर चीज़ क्या है सामने होती है, सामने दिखाई देती है। जैसे कबूतर को दाने दिखाई देते हैं और वो उन खाने को स्टिमुलस को देख के लर्निंग के लिए एक्टिव रहता है। फिर नंबर 3 है श्रृंखला अधिगम, यानी चेन लर्निंग होती है। ये चेन लर्निंग में क्या होता है, एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़ सिखाई जाती है, वो प्रॉपर चेन में होती है। जैसे हम हिंदी की बात करूँ, मैं हिंदी की बात करें, हम पहले बच्चों को वर्ण सिखाते हैं, वर्ण के बाद फिर क्या है अक्षर सिखाए जाते हैं, अक्षर के बाद क्या है बच्चा शब्द सीखता है, शब्द के बाद क्या है पदक्रम सीखता है, फिर क्या है वाक्य सीखता है। तो ये क्या है, हम एक चेन के माध्यम से बच्चे को लर्निंग करवा रहे हैं, यानी एक साथ कई क्रियाएं करवाना। एक चीज़ को सेम चीज़ वही है, लेकिन हमने उसकी क्या है चेनिंग कर दी, चेन टाइप से, ठीक है। बात वही है, पहले वर्ण सिखाए, फिर अक्षर, फिर शब्द, फिर पदक्रम, फिर वाक्य, एक साथ कई क्रियाएं के माध्यम से श्रृंखला अधिगम से जुड़ती है ये चीज़, ठीक है। फिर क्या है शाब्दिक साहचर्य अधिगम, शब्दों का अर्थ जोड़, ठीक है। फिर चौथे नंबर का जो अधिगम है वो है शाब्दिक साहचर्य अधिगम, यानी शब्द के साथ साथ जो शब्द हम बोल रहे हैं उनको एसोसिएट कर दो, वो चीज़ें अगर पॉसिबल है तो बच्चे को दिखाओ। जो हम बोल रहे हैं वर्बली, जो मूर्त रूप में भी बच्चे को वहाँ दिखाने की कोशिश करो जो हम सिखाना चाहते हैं। जैसे हमने बोला टू,
ठीक है। तो बच्चे को यहाँ 2 चीज़ें दिखा दो, कोई भी हो सकती है, 2 गेंद दिखा दी बच्चे को, ठीक है, 2 गेंद दिखा दी। तो यहाँ क्या है, जैसे ही हमने बोला 2, ये 2 बॉल दिखा दे कि 1 2 ऐसे ये 2 होती है, ठीक है। तो इससे क्या है, जो बोला उसके साथ हम एसोसिएट कर दिया, शब्दों का अर्थ जोड़ दिया, वहाँ पर बच्चा शब्दों के अर्थ जोड़ना सीख गया, ठीक है, कि 2 हो गए तो बॉल अगर 1 2 2 है तो ये 2 कहलाएगा, ठीक है। तो शब्दों के साथ जो हम बोल रहे हैं, शब्दों का अर्थ जोड़ दिया गया यहाँ, ये होता है जो बोला उसी के साथ चीज़ों को साहचर्य कर दिया, ठीक है। 3 बोला तो 3 वस्तुएं दिखा दी बच्चे को, 4 बोला तो 4 दिखा दी, जो बोला उसी के साथ क्या है, वस्तुओं को मूर्त रूप में दिखा के उनको साहचर्य से जोड़ दिया जाता है। फिर क्या आएगा नंबर 5 पर आएगा विभेद अधिगम, यानी अब बच्चे को क्या है, विभेदीकरण सिखाना है, यहाँ डिस्क्रिमिनेशन सिखाना है। जैसे बच्चा फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल की बात करूँगी, 2 एग्जाम्पल लिखे हैं यहाँ मैंने। अब विभेद करना सीखेगा बच्चा, शेप तो बच्चे को अलग अलग दिख रही है यहाँ की, लेकिन ये तो नहीं पता कि बच्चे को कि कौन सा सर्कल है, कौन सा ट्राइएंगल है, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, कौन सा स्क्वायर है। अब ये बताने के लिए बच्चे को क्या है, शेप दिखाओ, ठीक है, इमेज दिखाओ, ताकि बच्चा क्या है, विभेद कर पाए, ठीक है। ये चीज़ें प्रैक्टिकल दिखानी होती है। जैसे क्या है, बच्चे ने देख रखा है नमक भी सफ़ेद होता है और जो शुगर है वो भी सफ़ेद होती है, लेकिन बच्चे की वहाँ क्लियरिटी नहीं है कि दोनों दिखने में तो कलर में सेम है, लेकिन हम पहचानेंगे कैसे। लेकिन बच्चे ने चख के देखा कि नमक क्या है, वो नमकीन होता है, कड़वा होता है, लेकिन शुगर क्या है, मीठी होती है। अब बच्चे ने ये क्या है, यहाँ विभेद करना सीख लिया, ठीक है, विभेद करना सीख लिया। बच्चों को प्रैक्टिकल चीज़ें दिखाई गई, यथार्थवादी चीज़ें मूर्त रूप में दिखाई गई बच्चे को। यहाँ बच्चे ने विभेद करना सीख लिया कि दिखने में जो चीज़ें हैं ना सेम, वो उनके गुण क्या है, वो गुणों के आधार पर अलग अलग होती है। फिर गुणों के आधार पर जान लिया। अब क्या है, बच्चा यहाँ संप्रत्यय बनाएगा, यानी कंसेप्ट बनाएगा कि उनके जो गुण है उनके आधार पर उनकी जो विशेषता है, जो करैक्टरिस्टिक्स है, वो अलग अलग होती है। नमक का अलग यूज है, शुगर का अलग यूज है। अब यहाँ ये कंसेप्ट बनाना शुरू कर देगा, उसकी कंसेप्ट बन जाएगी, उनके गुणों के आधार पर उनकी विशेषताओं का वो फाइंड आउट कर लेगा। अब क्या है, फिर नियम बना लेगा वो, ठीक है, कि नियम क्या है कि इस चीज़ का सिर्फ इसी में यूज होगा और इस चीज़ का इसी में। अगर नमक किसी में डाल दिया जाए तो वो चीज़ें नमकीन ही बनती है और शुगर डाल दी जाए तो वो चीज़ें मीठी ही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल नियम बना लिया इसने धातुएं। अब बच्चे को हम धातु सिखा रहे हैं, धातु पढ़ना, मेटल। तो कई बार बच्चों को क्या होता है कि हर चमकती चीज़ जैसे सोना होती है, अब उस चीज़ से दूर हटाने के लिए, बच्चे की इमेजिनेशन से वो दूर करने के लिए कि ज़रूरी नहीं कि हर चमकती चीज़ है वो सोना होती है, हर चीज़ धातु नहीं होती जो दिखने में चमकदार होती है। तो यहाँ बच्चे को नियम सिखाए जाते हैं, रूल बताए जाते हैं कि अगर नहीं होती तो ऐसा क्यों है, अगर होता है तो ऐसा क्यों है, ये रूल सिखाए जाते हैं। अब 7 स्टेप से गुजरने के बाद यहाँ बच्चा क्या है, संकेत लर्निंग करना सीख गया, ठीक है, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम सीख लिया बच्चे ने, चेन लर्निंग सीख ली, शब्दों के साथ एसोसिएशन करना सीख गया, मूर्त रूप से विभेद करना सीख लिया, कंसेप्ट बन गया विभेदीकरण के बाद, फिर अपने नियम बना लिए। और फिर ये क्या है, 7 स्टेप गुजरने के बाद फिर बच्चा क्या है, समस्या समाधान करना सीख जाता है, यानी उसका लर्निंग क्या है, लर्निंग 100% हो जाती है बच्चा इन स्टेप से गुजरने के बाद। फिर क्या है, रॉबर्ट गेने क्या कहते हैं कि एक स्टेप छोड़कर भी बच्चा लर्निंग नहीं सीख सकता। अगर तीसरा स्टेप सीख लिया तो बच्चे ने ये चौथा जो स्टेप है वो बच्चा नहीं सीख पाएगा। तो एक सीक्वेंस में चलता है इनका जो नियम है, और मैंने एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश की है। सीधा कभी नहीं पूछेगा कि इन 8 में से बताओ कि रॉबर्ट गेने का कौन सा नियम अधिनियम है, वो एग्जाम्पल देगा और एग्जाम्पल में फिर देगा कि बताओ ये संप्रत्यय अधिगम से जुड़ेगा या विभेदी अधिगम से जुड़ेगा या श्रृंखला अधिगम से जुड़ेगा। याद रखना, ऐसे घुमा के पूछेंगे, सीधे नहीं पूछेंगे कि 4 रूल दे दिए और एक अलग से दे दिया 3 देने के बाद कि बताओ ये रॉबर्ट गेने का है। वो सिस्टम अब चला गया, सीटेट में आजकल ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते, एग्जाम्पल देंगे और एग्जाम्पलों को पढ़ने के बाद ही हमें पता लगेगा कि ये कौन सी लर्निंग से जुड़ा है,
ठीक है, संकेत दिखाए जाएंगे। तो ठीक है, ऐसे पूछेंगे कि एक शिक्षिका है, इन चीज़ों का यूज़ कर रही है, तो बताओ वहाँ कौन सी लर्निंग होगी। नियम बताए जा रहे हैं, तो ऐसे ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो आपको आई होप समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई आपको डाउट लगता है, रहता है, तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। मैंने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। संकेत अधिगम हो गया, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम हो गया, ये व्यवहारवादी से जुड़ता है। श्रृंखला अधिगम हो गया, चेन बना के, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाता है। हर चीज़ एग्जाम्पल से पूछी जाएगी और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर भी अगर अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मेंशन कीजिएगा। आपके डाउट को लिए जाएंगे और क्लियर करवाने की कोशिश होगी। बाय बाय, हैव ए नाइस डे गाइज, टेक द स्क्रीनशॉट।